अच्छा, जब भी ग्लोबलाइजेशन का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद इंटरनेट, तेज रफ्तार वाले हवाई जहाज और आज की पूरी तरह से कनेक्टेड दुनिया, है ना? लेकिन क्या ये कहानी सच में सिर्फ पिछले कुछ दशकों की है? चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और गहराई से कुरीदते हैं। अगर किसी से ये सवाल पूछा जाए तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे, हाँ बिल्कुल, ऐसा ही लगता है कि ये एक नई, एकदम मॉडर्न चीज है। पर क्या सच में ऐसा है? जी हाँ, वैश्वीकरण की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं। असल में ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, बल्कि लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने और विचारों के लेन देन की एक बहुत लंबी दास्तान है जो हजारों सालों से चली आ रही है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझने के लिए हम चलते हैं टाइम में बहुत पीछे। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है उन पुराने प्राचीन रास्तों से जिन्होंने पहली बार दुनिया के अलग अलग कोनों को एक दूसरे से जोड़ा था। हम बात कर रहे हैं मशहूर सिल्क रूट की। ये सिर्फ जमीन पर बने रास्ते नहीं थे, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था जो एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को एक साथ जोड़ता था। चीन से रेशम पश्चिम की ओर जाता था और बदले में सोना, चांदी जैसी कीमती चीजें पूरब की ओर आती थीं। मतलब ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं था, ये तो संस्कृतियों का मिलन था। इन रास्तों पर सिर्फ महंगा सामान ही नहीं, बल्कि हमारी आपकी रोजमर्रा की चीजें भी सफर करती थीं। जैसे माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम की तरफ गए और स्पैगेटी बन गए। और सोचिए, एक बहुत बड़ा बदलाव तो तब आया जब अमेरिका की खोज हुई। उसके बाद आलू, टमाटर और मक्का जैसी फसलें पूरी दुनिया में फैल गईं और लोगों का खानपान हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन इन बढ़ते हुए कनेक्शंस का एक डार्क साइड भी था। व्यापारी और यात्री अपने साथ सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि अनजाने में बीमारियों के कीटाणु भी लेकर चलते थे। और ये कीटाणु उन जगहों पर जाकर तबाही मचा देते थे जहां के लोगों के शरीर में उनसे लड़ने की ताकत ही नहीं होती थी। जरा सोचिए, आलू जैसी एक मामूली सी फसल ने यूरोप में क्रांति ला दी। ये सस्ता था, इसे उगाना बहुत आसान था और ये पोषक भी था। इसी की वजह से यूरोप के लाखों गरीब लोग पेट भर खाना खा पाए और उनकी जिंदगी भी लंबी हुई। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे दुनिया के एक कोने की चीज दूसरे कोने की पूरी आबादी की जिंदगी बदल सकती है। पर इसी जुड़ाव का एक दूसरा बहुत ही भयानक चेहरा भी सामने आया जब आयरलैंड में आलू की फसल एक बीमारी की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई तो लाखों लोग भूखमरी से मर गए। क्यों? क्योंकि वो खाने के लिए लगभग पूरी तरह से इसी एक फसल पर निर्भर हो चुके थे। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल डिपेंडेंसी एक दो धारी तलवार बन सकती है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे दौर में जब दुनिया के जुड़ने की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। हुआ ये कि यूरोपीय नाविकों ने एशिया के लिए नए समुद्री रास्ते खोजे और इसी कोशिश में वो अमेरिका जा पहुंचे। इस एक खोज ने व्यापार, जिंदगी और ताकत के सारे समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए और देखते ही देखते दुनिया के व्यापार का सारा खेल अटलांटिक महासागर में सिमट गया। लेकिन ये सिर्फ खोज और व्यापार की सीधी साधी कहानी नहीं थी। यूरोपीय विजय बहुत क्रूर थी और उनका सबसे जानलेवा हथियार बंदूकें नहीं, बल्कि चेचक जैसे कीटाणु थे। अमेरिका के जो मूल निवासी थे, उनके पास इन बीमारियों से लड़ने की कोई इम्यूनिटी नहीं थी और लाखों लोग मारे गए। इससे यूरोपीय लोगों के लिए कब्जा करना और भी आसान हो गया। अब देखिए, 19वीं सदी की जो ग्लोबल इकोनॉमी थी ना, उसे समझने के लिए अर्थशास्त्री 3 तरह के फ्लो यानी प्रवाह की बात करते हैं। पहला था व्यापार का प्रवाह, मतलब चीजों का एक देश से दूसरे देश जाना। दूसरा था श्रम का प्रवाह, जिसमें लाखों लोग काम की तलाश में अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर गए। और तीसरा था पूंजी का प्रवाह, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे का मूवमेंट। इन तीनों ने मिलकर उस सदी की दुनिया को बनाया था। टेक्नोलॉजी ने कैसे सब कुछ बदल दिया, इसका एक जबरदस्त उदाहरण है रेफ्रिजरेटेड जहाजों का आविष्कार। पहले क्या होता था कि अमेरिका से यूरोप जिंदा जानवर भेजे जाते थे, जो बहुत महंगा और मुश्किल काम था। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के बाद जमे हुए मांस को भेजना आसान हो गया। नतीजा, कीमतें इतनी गिर गईं कि यूरोप के कई गरीब भी अब मांस खरीद सकते थे। लेकिन जो श्रम का प्रवाह था, वो हमेशा अपनी मर्जी से नहीं होता था। गिरमिटिया मजदूरी एक ऐसी ही शोषण करने वाली व्यवस्था थी। इसमें भारत और चीन से लाखों मजदूरों को झूठे वादे करके बागानों, खदानों और रेलवे प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए दुनिया भर में भेजा गया। उनके हालात बहुत खराब थे और उनके अधिकार ना के बराबर।
इसीलिए कई इतिहासकार इसे गुलामी की एक नई व्यवस्था कहते हैं। 19वीं सदी में दुनिया जिस ग्लोबल सिस्टम पर चल रही थी वो भले ही कितना मजबूत लगे, पर 20वीं सदी आते आते वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये पूरा दौर ही संकटों से भरा था। सबसे पहले विश्व युद्ध ने ग्लोबल इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। फिर 1929 की महामंदी आई, जिसने दुनिया को आर्थिक रूप से घुटनों पर ला दिया। और उसके बाद आया दूसरा विश्व युद्ध, जिसने ऐसा विनाश किया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। दुनिया दशकों तक अस्थिरता और संकट में डूबी रही। इस भयानक उथल-पुथल से दुनिया ने 2 बड़े सबक सीखे। पहला सबक ये था कि अगर फैक्ट्रियों में धड़ाधड़ सामान बन रहा है तो उसे खरीदने के लिए लोगों के पास एक स्थिर इनकम और नौकरी होनी जरूरी है। और दूसरा ये कि इकोनॉमी को स्थिर रखने के लिए सरकारों को व्यापार और पूंजी के आने जाने पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, ताकि अचानक से कोई बड़ा संकट न आ जाए। तो इन्हीं सबकों से सीखकर एक नई ग्लोबल व्यवस्था की नींव रखी गई। 1944 में दुनिया के बड़े देश अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में इकट्ठा हुए। उन्होंने 2 बड़ी संस्थाएं बनाई। एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, जिसका काम था दुनिया में फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखना, और दूसरा था विश्व बैंक, जिसका काम था युद्ध के बाद देशों को फिर से खड़े होने के लिए कर्ज देना। मकसद साफ था, भविष्य में महामंदी जैसे संकटों को रोकना। और अब आते हैं हम आज की दुनिया में, जो उसी लंबे इतिहास की नींव पर बनी है। 1970 के दशक आते आते अमेरिका के कुछ फैसलों और बढ़ती लागत की वजह से ब्रेटन वुड्स सिस्टम कमजोर पड़ गया। फिर एक नया दौर शुरू हुआ। इसमें पश्चिमी देशों की कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन चीन जैसे कम मजदूरी वाले देशों में ले जाना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि लागत कम हो और वो ज्यादा मुनाफा कमा सकें। इस आखिरी बदलाव ने दुनिया का आर्थिक नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज हम जिस कनेक्टेड दुनिया को जानते हैं, जहां हमारे फोन चीन में बनते हैं और सॉफ्टवेयर भारत में, वो इसी लंबी कहानी का सबसे नया चैप्टर है। तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन कोई 50 साल पुरानी बात नहीं है। ये सिल्क रूट से लेकर आलू और बीमारियों तक, जहाजों से लेकर इंटरनेट तक एक बहुत लंबी और उलझी हुई यात्रा रही है। आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? इस कहानी का अगला अध्याय कैसा दिखेगा?